दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को। तो जो हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री है इसका जो हमने इसकी सीरीज स्टार्ट करी है उसका ये सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने किया था एंशिएंट जनपदास इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें हमने 4 जनपदास किए थे: त्रिगर्त, अडुम्बर्स, कुलुताज एंड कुनिंदाज। अब इसके बाद क्या होगा, इनका डिसअपेरेंस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे और इनकी जगह छोटे छोटे नए और स्टेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें से जो त्रिगर्त है उसको हम देखते हैं कांगड़ा के रूप में, और कुल्लू ता वैसे कुल्लू बन जाता है। और अडुम्बराज एंड कुनिंदाज का इतना कोई नाम नहीं रहता, ये यहाँ 3rd and 4th सेंचुरी बीसी तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अलेक्जेंडर से स्टार्ट करेंगे कि 327 बीसी में मैसिडोनिया को क्रॉस करके ये अफ़गानिस्तान होते हुए इंडिया एंटर करा था 326 बीसी को। अगर हम यहाँ देखें, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, और उसके बाद है रिवर इंडस, ये इंडस रिवर है। तो अलेक्जेंडर इंडस रिवर को क्रॉस करते हुए झेलम तक पहुंच गया। अब जो झेलम वाला जो रीजन था, इस झेलम के इस तरफ को जो राजा था उसका नाम था पोरस। तो अलेक्जेंडर ने मैसेज पहुंचाया पोरस को कि आप लड़ना चाहते हो या वैसे हमारी पावर को मान लोगे। तो पोरस ने क्या कहा कि मैं एक राजा हूँ, राजा की तरह लड़ना चाहूँगा। तो इस तरह से इनके बीच एक वॉर हो जाती है जिसको बोलता है बैटल ऑफ हाइडस्पस। हाइडस्पस को, जो हाइडस्पस है यहाँ पे, वो रिवर झेलम को बोला है अलेक्जेंडर, जिनको हम ग्रीक्स बोलते हैं, उन्होंने। तो इस लड़ाई में क्या हो गया, पोरस यहाँ पे हार जाता है। बट जब हार जाता है तो पोरस को अलेक्जेंडर कहता है कि अब बता तेरे साथ क्या किया जाए, तेरे को माफ़ करे या छोड़ दे, माफ़ कर दे या पनिशमेंट कर दे। तो पोरस का यहाँ जवाब था कि एक राजा को जो दूसरे राजा के साथ करना चाहिए वैसा करे। तो इससे अलेक्जेंडर काफ़ी इम्प्रेस हो गया था पोरस की बात सुन के, और अलेक्जेंडर आगे खुद निकल गया। और जो इसके पीछे वाला जो रीजन था उसका काइंड ऑफ एक गवर्नर बना दिया पोरस को। उसके बाद चनाब और इधर वाले रीजन में एक राजा था अम्बी। अम्बी ने यहाँ पे ऐसी बहादुरी नहीं दिखाई जैसी पोरस ने दिखाई। अम्बी ने उसकी पैरामाउंटेंसी और उसकी सुप्रीमेसी को वैसे ही मान लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पोरस पहुंच गया ब्यास रिवर के पास। अब जब ब्यास रिवर के पास पहुंचा तो यहाँ पे एक बात ये मानी जाती है कि जो अलेक्जेंडर के जो सिपाही थे, जो उसके आर्म फोर्स थी, वो इतनी थक चुकी थी, वो कई सालों से बाहर युद्ध कर रही थी और लड़ रही थी। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि अपने अपने जो कमांडर्स थे, जो राजा था, कि हमें वापस जाना है, हमें जब दोबारा वापस आके हम फिर लड़ेंगे यहाँ आगे। तो इस तरह से उसने इनकी बात मान ली और ये ब्यास रिवर से वापस निकल गए। तो इस तरह से ब्यास हिमाचल में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्यास के साथ अलेक्जेंडर का कनेक्शन है। तो अलेक्जेंडर भी ब्यास रिवर तक पहुंचा था, वहाँ से ये वापस चला गया था, और वापस जाते हुए इसकी बेबीलोन में डेथ हो गई थी, इसको डायरिया हो चुका था। और इस तरह से अलेक्जेंडर की शायद ये लास्ट एक्सपीडिशन थी, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि अलेक्जेंडर तो यहाँ से चला गया, और इसके बाद जो ब्यास तक उनका एरिया था उसके ऊपर क्लेम करता है उसका आगे जो कमांडर था, जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस वहाँ का, तो वो डिमांड करता है कि जो राज्य, जो एरिया था अलेक्जेंडर का, वो उसे मिलना चाहिए। तो और इधर से जो राजा बन गया था मगध, जो सेंट्रल पावर थी इंडिया की, वहाँ का राजा बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य, और जिसके पीछे एक गाइडेंस थी, वो थी कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त बोला गया है, और नाम है चाणक्य। तो कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। तो उन्होंने यहाँ पे मगध की राजगद्दी संभाल दी थी। अब सवाल ये था यहाँ पे
हिमाचल है और यहाँ पे मगध है बिहार में, ये मगध है। अब चाणक्य की पॉलिसी ये थी कि अगर आपको अपना जो स्टेट है उसको सिक्योर करना है तो सबसे पहले उसके बॉर्डर को सिक्योर करें, और बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हमें अपने जो जो हमारे दुश्मन होते हैं उनको वहीं रोक देना चाहिए। और एक तो ये था, और दूसरा था अखंड भारत, कि हमें एक ही भारत चाहिए, एक ही टेरिटरी चाहिए, एक सॉवरेन टेरिटरी चाहिए, तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो अब ये माना जाता है कि जो हिमाचल का जो राजा था उस टाइम, इस हिमाचल तो नहीं बोलेगा, हिमालय का जो राजा था उसका नाम था पर्वतक। पर्वतक, तो कहीं ना कहीं ये हिमाचल के साथ इसका लिंक है। तो अब दूसरी जो नीति थी चाणक्य की, कि अगर आपको अपना दुश्मन रोकना है उसको बॉर्डर पे ही रोके, और किसी राजा के साथ दोस्ती भी कर ले, और वो दोस्ती चाहे टेम्परेरी क्यों ना हो, बट अपने मकसद को सॉल्व करने के लिए वो दोस्ती की जा सकती है। तो इस तरह से चाणक्य कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक राजा से दोस्ती कर ली, और ये बता दिया कि जो सेल्यूकस का जो एरिया है, सेल्यूकस के आने से पहले ही हम उस पर अटैक कर देंगे, और उसका जितना भी एरिया होगा उसको हम दोनों आपस में डिवाइड कर देंगे। और पर्वतक की बात मान गया। तो यहाँ पे जो सेल्यूकस था वो हार गया। अब हारने के बाद जो इनकी आपस में एक अग्रीमेंट हुआ था कि एरिया डिवाइड करेंगे, अब वो अखंड भारत के अगेंस्ट था, क्योंकि कौटिल्य की और चंद्रगुप्त की जो पॉलिसी थी वो थी एक ही भारत होना चाहिए, एक ही राजा होना चाहिए, इसलिए दूसरा राजा नहीं होना चाहिए। तो अब इसलिए इसको रास्ते से बाहर करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ के द्वारा पर्वतक को यहाँ पे जहर दे दिया गया और उसको मार दिया गया। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का भी यहाँ पे लिंक है हिमाचल के साथ, पर्वतक राजा के साथ। और अब दूसरा था ये कि अब ऐसा ना हो कहीं दोबारा से अटैक करे, जो सेल्यूकस तो दोबारा से अटैक ना करे, इसलिए इनकी फिर से वही थी, फ्रेंडशिप बढ़ाओ और रिश्तेदारी बनाओ। और इसमें क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी से शादी कर ली। अब जो सेल्यूकस था उसका ससुर बन गया, अब अपने आप ही बॉर्डर सिक्योर हो गया। और इसी टाइम इनके जो रिलेशंस थे वहाँ वो और बढ़ गया, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने बाद में बहुत फेमस किताब लिखी इंडिका, जो इंडिका बुक थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो इस तरह से तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये रिलेशन है अलेक्जेंडर के साथ भी रहा हिमाचल का, सेल्यूकस के साथ भी रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी रहा है। अलेक्जेंडर के साथ व्यास, और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहा है यहाँ पे किससे, राजा पर्वतक का। तो इस तरह से इनके रिलेशन रहा यहाँ। अब नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था अशोका। अब अशोका को जो अपना धर्म था बुद्धिज़्म, और जो धम्मा की फिलॉसफी थी उसको स्प्रेड करना था। और उसको स्प्रेड करने के लिए जैसे कि इन्होंने श्रीलंका की तरफ अपना बेटा और बेटी महिंदा एंड महिंदा बेटा था, और जो सुघमित्रा थी वो बेटी थी, उनको भेजा था। और उसी तरह से हिमालय की तरफ भेजा था एक 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 पूरी एक टीम भेजी थी इस तरह से, जिसका जो हेड था वो था मझीमा। और इस ग्रुप के जो मेंबर थे वो था कसापा घोटा, धुंधे विसार, सहादेव एंड मुलंकदेव। इन सब की एक टीम थी जिसका जो लीडर था मझीमा। और ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया चेस के प्री में कि जो अशोका ने भेजा था यहाँ पे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए वो कौन था और किसकी लीडरशिप के अंदर था, मझीमा की। और उसके बाद सुंगास है। सुंगास देखो जो जो मौर्य डायनेस्टी थी उसको उसको रिप्लेस किया सुंगा डायनेस्टी ने। और उसके बाद सुंगा के बाद आता है शक एंड कुषाण। अब जो शक एंड कुषाण थे ये समझ लो फॉरेनर थे, सेंट्रल एशिया की तरफ से कहीं से आए थे। तो सुंगा जो डायनेस्टी थी ये थोड़ी वीक थी। तो इस टाइम क्या था, हिमाचल के जो राजा थे उन्होंने अपने कॉइन बनाने स्टार्ट कर दिए थे। अब सेंट्रल पावर के अंदर ये इतना काम नहीं कर रहे थे।
उसके बाद जो शक एंड कुषाण आए, शकों के साथ इतना रिलेशन नहीं मान सकते, कुषाणों के साथ ये था कि उनका फेमस राजा था कनिष्क। उसके टाइम के यहाँ पे काल का कसौली रोड पे कॉइन्स मिलता है, तो इसका मतलब है कुषाणों के साथ भी हिमाचल का लिंक रहा है। अब उसके बाद देखिए, जब जो शख्स थे ये काफ़ी पावरफुल हो गया था यहाँ पे, और वो कहीं एक सेंटर पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको जो डिस्ट्रॉय करने वाला राजा आता है वो थे गुप्ताज। तो अब जो गुप्ता के दो राजा थे जो बड़े फेमस रहे हैं, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू। अब जो समुद्रगुप्त है, इनके टाइम की एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई है इलाहाबाद पिलर में, इलाहाबाद पिलर में। और जो लिखने वाला था उनका ही डिफेंस मिनिस्टर था, जिसका नाम था हरि सेन। हरि सेन ने ये लिखी है। और समुद्रगुप्त को वैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते थे और कविराज भी बोलते थे। तो हरि सेन ने जो इंस्क्रिप्शन लिखी थी, अब इस इंस्क्रिप्शन में ये बताया है, जो इलाहाबाद पिलर है, जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, खैरी, उन्होंने समुद्रगुप्त की जो पैरामाउंटेंसी थी, जो सुपरमेसी थी, वो अपने आप ही एक्सेप्ट कर ली थी, बिना लड़ाई के, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, बिना कन्फ्लिक्ट के उन्होंने सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह से समुद्रगुप्त का भी लिंक है, जो हमें कहाँ मिलता है, हरि सेन द्वारा लिखे हुए जो पिलर, इलाहाबाद पिलर में जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। अब उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड। अब जो चंद्रगुप्त जो सेकंड है, इनके टाइम का एक प्ले लिखा गया है जिसका जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी देवी चंद्रगुप्तम, और इसका लिखने वाला है विशाखादत्त। अब इसमें भी पहाड़ी राजाओं का एक तरफ से जिक्र किया गया है कि क्या इनके साथ रिलेशन थे। अब जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये एक स्टोरी है बेसिकली। इसमें ये है कि जो एक राजा था रामागुप्ता, रामागुप्ता था, और उसका छोटा भाई था चंद्रगुप्त टू। अब रामागुप्त के ऊपर अटैक करता है यहाँ पे जो शक गांव का राजा था, जो शक, इसके ऊपर अटैक करता है और रामागुप्ता हार जाता है। इसके आगे दो कंडीशन रखी जाती है, या तो अपना राज्य दे दे या तो अपनी वाइफ दे दे। तो रामागुप्ता वाइफ देने को तैयार हो जाता है, पर ये बात चंद्रगुप्त सेकंड को अच्छी नहीं लगती, और वो रानी का भेष बना के और वो जो शक राजा था उसके पंडाल में चला जाता है और उसका मर्डर कर देता है। और बाद में जो रानी था उसका नाम था ध्रुव देवी, ध्रुव देवी। तो बाद में क्या हुआ कि जो ध्रुव देवी थी उसने चंद्रगुप्त सेकंड से ही मैरिज कर ली, और चंद्रगुप्त सेकंड ही राजा बन गया। और यही स्टोरी के नाम से विशाखादत्त ने देवी चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है। तो इसी दौरान ये माना जाता है कि जो कुनिंदास थे वो कम्प्लीटली वैनिश हो चुके थे, उनकी जगह एक छोटी सी स्टेट बनी थी जिसका नाम था कार्तिपुर। तो इस तरह से यहाँ पहुँचते पहुँचते कुनिंदाज एंड अडुबराज काफ़ी हद तक नहीं रहे थे। अब तो इस तरह से हम देखेंगे, अगर हम थोड़ा इसको समराइज करें, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद शुंगाज, शक, कुषाण, और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। तो इनका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से जो पिलर है उसमें बात हुई है, और इधर जो विशाखादत्त का प्ले है देवी चंद्रगुप्तम की से जिक्र हुआ है, और जो कुषाण थे इसके टाइम कॉइन्स दोबारा स्टार्ट कर दिए थे, और जो
इसके बीच में अशोका भी आएगा। अशोका के टाइम यहाँ पे मझीमा गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस का लिंक है किसके साथ है, राजा प्रवर्तक के साथ। और वैसे अलेक्जेंडर के किसके साथ है, ब्यास के साथ। और ये भी माना जाता है जो त्रिगर्त के जो लोग थे, जो बाद में कांगड़ा बना, उसके लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अटैक को सहन किया था जो गुप्तास के हुए थे। और इसी की वजह से क्या हो गया, जो त्रिगर्ता था उसकी भी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई थी, जिसमें से निकल गया था बुशहर हो गया, सिरमौर हो गया, चंबा हो गया था। आगे नई नई पावर उभर कर आ रही थी कि वो अब कांगड़ा अलग से बन गया, बुशहर अलग से बन गया, सिरमौर अलग से बन गया। तो ये समझ लीजिए ये तीनों स्टेट भी हिमाचल की पुरानी स्टेट है। इन 4 महाजनपदास के बाद जो बड़ी स्टेट और पावरफुल स्टेट बनकर निकलती है वो बुशहर, सिरमौर एंड चंबा। जो चंबा को जो बनाना वाला था मेरू बर्मन, और इनकी जो पुरानी कैपिटल थी ब्रह्मपुरा। ये हम आगे भी करेंगे जब हम चंबा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे मौर्याज और जैसे शुंगाज, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर से आए थे शक एंड कुषाण। बट यहाँ पे जो शक एंड कुषाण थे, बेसिकली शक, उनको डिस्ट्रॉय किया यहाँ पे गुप्तास ने। अब गुप्तास को भी नष्ट करने के लिए कौन आ रहा है यहाँ पे, हुनाज। हुनाज भी आउटसाइडर थे। तो शक, कुषाण एंड हुनाज। तो हुन यहाँ पे आउटसाइडर थे। अब हुनाज के साथ हिमाचल का लिंक ये है कि इनके साथ ये माना जाता है कि जो गुज्जर कम्युनिटी है हिमाचल की, वो हुनाज के साथ यहाँ पे आई थी। और उनका जो मेन लीडर था तोरामन, और बाद में उस लीडरशिप को संभाला था तोरामन के बेटे मिहिर गुल्ला ने। भले ही बाद में इनको बाला आदित्य ने यशोद बर्मन के साथ इनको हरा दिया था। तो अब आप सीक्वेंस याद रखिए यहाँ पे, मौर्य, शुंगाज, शक, कुषाण, गुप्ताज एंड हुनाज। तो हुनाज के साथ अब फिर से लिंक इसका बन गया यहाँ पे गुज्जर का। नेक्स्ट है, अब हुनाज को नष्ट करने वाला कौन आया फिर बाद में, हर्षवर्धन। अब अगला टाइम किसका आएगा, हर्ष का। अब हर्ष का, अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ चेंज होती है इंडिया की। जो कभी सेंटर ऑफ पावर पाटलिपुत्र हुआ करता था बिहार, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गया, सेंट्रल इंडिया की तरफ, थानेश्वर एंड कनौज की तरफ। 606 में वो राजा बन गया था। अब यहाँ पे हर्षवर्धन के टाइम में क्या था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हुन सांग ने इंडिया विजिट किया था हर्षवर्धन के टाइम। और हुन सांग ने यहाँ पे इस रीजन में 13-14 साल तक यहाँ पे स्टे किया, जिसमें से हुन सांग ने जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसको स्टडी करने के लिए हिमाचल की तरफ भी विजिट किया था। और उस टाइम ये माना जाता है कि जो कांगड़ा था वहाँ कराया था उतितास। तो जब यहाँ पे विजिट किया था हुन सांग ने, तो उस टाइम उतितास के यहाँ पे स्टे किया था। तो जब ये यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ नाम दिए, जैसे मान लो कुल्लू को कुल्लूताज बोला, और उसी तरह से यहाँ पे सिरमौर को सुरगुना बोला। तो यहाँ पे जो विजिट था, और यहाँ लाहौल में विजिट किया था, तो कुल्लू, लाहौल, ठीक है। और अपने साथ जो था मंक, उसका नाम था जया गुप्तम। तो अब जैसे हम पीछे लिखा है हर एक के साथ हमने लिंक किया है, वैसे यहाँ पे हर्ष के साथ क्या लिंक किया है, एक तो हुन सांग, और दूसरा यहाँ पे उतितास। उतितास यहाँ पे राजा, जिसके टाइम यहाँ पे 2 बारी आते हुए जाते हुए विजिट किया था। और एक यहाँ पे निर्मंड की प्लेट है, और जो काफ़ी पुरानी प्लेट मानी जाती है। और इस प्लेट में महाराजा वर्मसेना की बात की गई है। तो ये प्लेट गिफ्ट की है। तो ये माना जाता है कि वर्मसेन जो जो सेन थे वो स्पीति के राजा थे। तो यहाँ भी थोड़ा जिक्र होता है इस तरह से। तो यहाँ पे निर्मल प्लेट का भी जिक्र है।
तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब देखिए, तो हर एक का अपने आप में एक लिंक रहा है। अलेक्जेंडर का, मौर्याज, शुंगाज, शक, कुषाण, हुनाज एंड हर्षवर्धन, और इनमें निर्मल प्लेट। तो मौर्याज में 2 राजा फेमस रहे, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक। तो जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था उसको यहाँ पे जोड़ दो। शुंगास के साथ थोड़ी फ्रीडम मिल गई थी राजा, जो पहाड़ी जो जनपद थे, और कुषाण के टाइम होते होते ये काफ़ी तक डिसअपीयर हो गए थे। और साथ में बट यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि इनके थोड़े कॉइन निकलने स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद हुनास के टाइम यहाँ पे गुज्जर, और हर्षवर्धन के टाइम हुनसांग एंड उतितास, और फिर निर्मल प्लेट। तो इस तरह से आप जब आप पढ़ रहे हो इस हिस्ट्री को, थोड़ी क्रोनोलॉजी बना के चले तो आपको ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जैसे ही माना जाता है कि जो HPG के है इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो थोड़ा क्रैमिंग करने वाला है। तो अगर आप इसके लिंक्स नहीं बनाओगे तो आपको सच में क्रैमिंग करनी पड़ेगी और आप भूलते जाओगे। इसलिए इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी तरफ से इसको जोड़े, और जोड़ के पढ़ने से आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगी, राइट। अब नेक्स्ट है हिल स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटी। अब सेंट्रल अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से कुछ अटैक भी होने स्टार्ट हो जाते हैं बाहर से। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे कि 980 में काबुल वॉज कैप्चर्ड बाय तुर्किश। जो खलीफ था, खलीफ जो इनका मुस्लिम वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर भी है और इवन पॉलिटिकल लीडर भी है, उसकी जो पावर थी या काबुल में रहती थी या जो तुर्किश के पास चली जाती थी। तो अब जो मेन पावर थी ये जो टर्की था उनके पास आ गई थी। तो ये माना जाता है कि जो काबुल से ज़्यादा जो हाशिए ख़तरनाक थे वो टर्की वाले थे। तो अब यहाँ पे ये होते होते जो मोहम्मद गजनवी था वो भी टर्किश था। मोहम्मद गजनवी ने 997 AD को राज्य संभाला, और 1001 AD को इंडिया पर अटैक किया, और 1008 और 9 को नगरकोट पे अटैक किया। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। तो जब ये गजनवी जो अटैक करने आ रहा था तो ये माना जाता है कि जो एक शाही डायनेस्टी थी जो कश्मीर और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के कहीं बीच में थी, उसका जो राजा था आनंदपाल। आनंदपाल ने काफ़ी हद तक जो मोहम्मद गजनवी था उसको हरा दिया था। बट ये माना जाता है कि एंड में क्या हो गया था, जो आनंदपाल का जो एलिफेंट था वो थोड़ी अपनी रिदम खो गया था और वो पागल सा हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ भगदड़ मच गई और आनंदपाल यहाँ पे इस वजह से हार गया। तो शाही डायनेस्टी के साथ इसका लड़ाई थी। अब जो नगरकोट फोर्ट था वो गजनवी के पास चला गया, बट बाद में 1043 AD को जो कटोच राजा थे उन्होंने इसको वापस लिया विद द हेल्प ऑफ तोमर राजा। कांगड़ा रूलर सक्सीडेड टू गेट द फोर्ट फ्रॉम ग्रैंडसन ऑफ मोहम्मद गजनवी विद द हेल्प ऑफ तोमर चीफ ऑफ दिल्ली। तो 1008-9 को चला गया मोहम्मद गजनवी के पास, और 1043 में आ गया किसके पास है, फिर से कटोच राजाओं के पास।
और बीच में ये लड़ाई थोड़ी और बढ़ गई थी। 1026 में क्या हुआ, जो शाही डायनेस्टी थी उसका पूरी तरह से खात्मा हो गया। इस त्रिलोकपाल राजा और उसका बेटा भीमपाल दोनों मारे गए। तो ये इनका इस तरह से इतिहास रहा। और उसके बाद देखिए, अब गजनी आया इंडिया में। तो जैसे गौरी गजनी जो दो आए थे, इन्होंने अपने यहाँ अपने आप को राजा नहीं बनाया। बट बाद में क्या हुआ, जो गजनी का आगे जो एक स्लेव था, जो यहाँ जिसको जिसको यहाँ का गवर्नर बना रखा था, उसने यहाँ पे प्रॉपर डायनेस्टी की एक नेम रखी, जिसको हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी पहले आती है, फिर आती है खिलजी डायनेस्टी। तो जो स्लेव डायनेस्टी है दिल्ली में जो राज करेगी अब, उसका हिमाचल के साथ कोई इतना लिंक नहीं रहा। और उसके बाद जो आती है खिलजी डायनेस्टी, उसका भी कोई लिंक नहीं रहा। उसके बाद जो आगे मेन डायनेस्टी आएगी, वो आएगी तुगलक। तो अब देखिए, स्लेव, अगर इसका भी आप एक क्रोनोलॉजी बनाएंगे तो सबसे पहले कौन आ गया, गजनवी का हिमाचल से पूरा पूरा लिंक है। आगे स्लेव डायनेस्टी, नो लिंक। और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, इसका भी कोई इतना ज़्यादा लिंक नहीं रहा। अब कौन सी डायनेस्टी आती है यहाँ पे, तुगलक डायनेस्टी, इसका लिंक है। तो 1320 में ये स्टार्ट हुआ। गाजी मलिक ने अपना नाम चेंज कर रखा, क्या, गयासुद्दीन तुगलकी राजा बना। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ हिस्ट्रिया ऐसी रही है, या कुछ बातें ऐसी रही है जो इसको बनाती है एक एजुकेटेड फूल। ऐसा राजा रहा जिसको हम बोलते हैं एजुकेटेड फूल। इसने 2-3 काम बड़े गलत किए। सबसे पहले इसने अपनी कैपिटल चेंज की, कहीं साउथ में लेके औरंगाबाद में। और दिल्ली से कैपिटल चेंज करने का इसके पीछे मकसद था कहीं कि जो हमारे ऊपर अटैक हो गए थोड़े कम हो गए। तो कैपिटल चेंज कर दी, फिर कैपिटल को वापस कर दिया, उसमें बहुत सारा खर्चा है, बहुत सारे लोग मरे। उसके बाद टोकन कॉइन करेंसी चलाई, वो भी फेल हुई। उससे डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, लोगों ने अपने घरों में करेंसी बनानी स्टार्ट कर दी। बाद में वो करेंसी वापस ले ली और उनको बदले चांदी के सिक्के दिए। और तीसरा जो इसने काम किया, जो दुआब का रीजन था, इसके ऊपर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो लोग थे, उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ के भाग गया वहाँ से कि हम ज़मीन बोगे नहीं, हम इतना क्या फसल पैदा करेंगे, उसमें से तो मैक्सिमम टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक तो कैपिटल चेंज कर दी, दूसरा यहाँ पे टोकन करेंसी निकाल दी, तीसरा यहाँ पे टैक्स लगा दिया। तो इस तीनों की वजह से क्या हो गया कि पूरा जो सरकारी खजाना था वो खाली हो गया। और इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ये समझा कि क्यों ना पहाड़ी राजाओं के ऊपर अटैक किया जाए, वहाँ से कुछ इकट्ठा किया। पर उसमें भी ये माना जाता है कि उन्होंने एक बड़ा ही गलत टाइम ऑप्ट किया अटैक करने के लिए, जो बरसात वाला टाइम था। तो बरसात की जो उनकी जो आर्मी थी वो हिली एरिया में बरसात के टाइम में लड़ने के लिए ट्रेन नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे हार गया था। तो ये माना जाता है कि अटैक किया था। और कोई लोग मानते हैं अटैक नहीं था, बट अभी आप इतना समझ लो कि शायद अटैक था, और उस अटैक में भी ये ज़्यादातर इतनी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक का भी यहाँ पे लिंक है हिमाचल के साथ, क्योंकि हिमाचल पर उसने अटैक किया था। अब उसके बाद आ गया था फिरोज शाह तुगलक, जो उसका भतीजा था, एक बड़ा अच्छा राजा था। बट फिरोज शाह तुगलक की भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी हिमाचल पर अटैक करने के लिए। इसको खुद प्रवोक किया कांगड़ा के राजा रूपचंद ने, और जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में इसको हराया, और नगरकोट भी अटैक किया, और ज्वालामुखी भी अटैक किया। और इसके पीछे क्या स्टोरी थी ये मैं भी बताता हूँ। तो सबसे यहाँ पे क्या है कि ये माना जाता है कि जो राजा रूपचंद था, रूपचंद ने अपने और भी पहाड़ी राजा थे, उनके साथ एक डील की कि हम क्यों ना जाके दिल्ली पे अटैक करें। और इस लड़ाई में जम्मू का राजा बट नहीं आया, जम्मू का राजा नहीं आया यहाँ पे। अब अटैक किया, और ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया कि कौन सा ऐसा राजा था जो दिल्ली के दरबार तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था, उसका नाम था रूपचंद। तो और उन्होंने जितनी भी लूट की, दिल्ली का जो नियर बाई एरिया था वहाँ से सारा लूटा, और लूट के सारे राजा वापस आ गए। और ये भी माना जाता है कि जो रूपचंद था, जब भी अपनी लूट का सामान लेके वापस आ रहा था, तो इसको रास्ते में जम्मू के राजा ने लूट लिया था, तो उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और बाद में जब मोहम्मद जो फिरोज शाह तुगलक था, उसको लगा कि उसने जब पूरी
पूरी यहाँ पे स्क्रूटनी की कि इस अटैक के पीछे कौन था, तो पता चला कि रूपचंद था। तो इसलिए तुगलक ने ये डिसाइड कर दिया कि रूपचंद के ऊपर अटैक किया जाएगा। तो ज्वालामुखी पे अटैक किया, नगरकोट फोर्ट पे अटैक किया। तो और यहाँ से ज्वालामुखी से एक नवाज शाह वाइफ ऑफ अलेक्जेंडर थी, उसकी जो मूर्ति थी वो वहाँ से ले गए उठा के। और यहाँ पे 1300 किताबें का एक ज्वालामुखी में एक लाइब्रेरी थी, जिसमें से एक बड़ी फेमस किताब थी जो संस्कृत में लिखी गई थी, वो वैसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर थी। और उस किताब को उठा के इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद इसका नाम रखा दलाइल फिरोज शाही। और इसको जो इसको इसको जो ट्रांसलेट करने वाला था उसका नाम था इजुद्दीन खालिद खानी, इजुद्दीन खालिद खानी। और ये भी माना जाता है कि जो इनका जो था हिस्टोरियन फरिश्ता, और उसने कुछ टाइम के लिए नगरकोट का जो नाम था उसको नाम रखा था मोहम्मदाबाद। तो ये मोहम्मदाबाद इसका नाम रखा गया था। तो अब आप देखिए गजनवी, स्लेव, खिलजी और तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में अटैक माना जाता है हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का सीधा सीधा लिंक है किसके साथ? सबसे पहले राजा रूपचंद के साथ, फिर नगरकोट फरिश्ता ने नाम दिया नगरकोट को मोहम्मदाबाद। और जो बुक थी 1300 किताबों की जो लाइब्रेरी थी वहाँ से किताब उठाई और उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया, और किताब का नाम रखा दलाइल ए फिरोज शाही। और इसको कन्वर्ट करने वाला था जो, उसका नाम था इजुद्दीन खालिद खानी। राइट, तो ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद ये हुआ आगे, जो रूपचंद का बेटा संगाड़ा चंद, संगारा चंद रूपचंद का बेटा है। और उधर जो नसीरुद्दीन है वो बेटा था फिरोज शाह तुगलक का। अब ये माना जाता है कि जो नसीरुद्दीन था वो राजा बनना चाहता था, बट उसके कजन्स उसको बनने नहीं दे रहे थे, इसलिए भाग के वो कहाँ पे आ गया था? संगारा चंद के पास ही। क्योंकि राजाओं का पहले ये था कि अगर दुश्मन भी दरबार में आया तो उसको पॉलिटिकल असाइलम दिया जाएगा। तो संगारा चंद के पास आया, और संगारा चंद ने नसीरुद्दीन को हेल्प किया अपने कज़न से लड़ने के लिए और राजा बनने के लिए, और नगरकोट में स्टे किया था। तो और बाद में इसने अपना नाम रखा मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के नाम से ये फेमस हो गया। तो तीनों राजाओं का यहाँ पे लिंक है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, एंड नसीरुद्दीन, जिसका नाम क्या था पढ़ा गया? मोहम्मद तुगलक। अब देखो, जब यहाँ पे राजा नसीरुद्दीन था, फिरोज शाह तुगलक का बेटा, उसी के टाइम 1398 में तैमूर का अटैक होता है इंडिया के ऊपर। और जो तैमूर था, ही वॉज अ तर्क मंगोल कंकरर एंड फाउंडर ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन सेंट्रल एशिया। और ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ उलग बेग एंड द ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ बाबर। तो बाबर का ये आगे पूर्वज था, और आगे जाके बाबर ने मुगल और तिमुरिद डायनेस्टी की यहाँ पे तिमुरिद डायनेस्टी की यहाँ पे नेम रखी थी। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था तिमुरिद डायनेस्टी की यहाँ पे नेम किसने रखी थी, तो उसका आंसर बाबर था। तो वहाँ पे मुगल नहीं लिखा हुआ था, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? तिमुरिद। तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है जी। तो अब सवाल ये बनता है कि जो तैमूर था उसने किसके टाइम अटैक किया था? कौन दिल्ली का राजा था? नसीरुद्दीन। और उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद। अब याद रखना, जो तैमूर ने जो अटैक किया था वो कांगड़ा पे अटैक नहीं था, कांगड़ा और नगरकोट इस अटैक से बच गया था, मेघचंद से बच गया था। और ये कहाँ जिक्र होता सारा ही, ये एक उसकी बायोग्राफी है, उसका नाम है मलफूजत ए तैमूरी। ये क्वेश्चन पूछ जाता है। अब इसमें ये बताया गया है कि ये बाहर बाहर से जब निकल रहा था तो उसने वैसे चलते चलते अटैक किया, क्यारदधून वैली सिरमौर के ऊपर अटैक किया, और हिंदूर नालागढ़ पे अटैक किया। अब ये बताया जाता है नालागढ़ पे पहले अटैक किया,
पर नालागढ़ के राजा ने इससे दोस्ती ही कर ली थी, बाद में इसको बड़ा वेलकम किया, और उस टाइम नालागढ़ का राजा था आलमचंद। तो छोटा सा अटैक था और बाद में क्या आपस में फ्रेंडशिप हो गई थी आलमचंद के टाइम। तो अब आपने यहाँ पे रखना है कि जो तैमूर का जो लिंक है वो नसीरुद्दीन के साथ है, कांगड़ा का राजा मेघचंद है कि आर्दाधून पे अटैक किया था, और हिंदूर का जो राजा था जिसने इसको आगे हेल्प भी किया था उसका नाम था कौन, आलमचंद। उसके बाद अगली डायनेस्टी जो बीच वाली डायनेस्टी थी उनसे भी कोई इतना ज़्यादा लिंक नहीं रहा। उसके बाद सीधा सीधा लिंक है मुगल्स एंड हिल स्टेट, मुगलों का हिल स्टेट के साथ। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि बाबर ने 1526 एडी में इस अपने जो डायनेस्टी थी इसकी नींव रखी थी, और इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हराया था, और 4 साल के बाद भी बाबर की डेथ हो गई और राजा बनता है हुमायूं। ये अपने सभी हिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। अब हुमायूं के राजा बनने के बाद यहाँ पे आ जाता है शेर खान, इसको क्या बोला गया, शेर शाह सूरी, जो बंगाल से था। और इसके साथ हुमायूं की 2 लड़ाई होती है। एक लड़ाई होती है बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और 1540 में होती है बैटल ऑफ कनौज, जिसको बिलग्राम बेट की बैटल बोलते हैं, जिसमें दोनों में हार गया था। अब दिल्ली की जो कमांड थी वो किसके पास आ गई, सुर डायनेस्टी के पास, जो सूरी डायनेस्टी शेर शाह सूरी उसके पास। अब जो देखो हुमायूं तो यहाँ से भाग गया, हुमायूं था ही नहीं यहाँ पे, हुमायूं कहीं सेंट्रल एशिया की तरफ निकल गया, और दिल्ली का राजा कौन है अब, शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी के साथ भी हिमाचल का लिंक है। तो ये माना जाता है कि कोई लोग इसको सच मानते हैं, कोई लोग इसको ऐसे ही मानते हैं, बट हम सिर्फ यहाँ पे कंप्लीट ना मान के इसको जितना लिखा गया हिस्ट्री में उतना समझ के, कि जो शेर शाह सूरी ने कभी ख्वास खान को भेजा था कांगड़ा फोर्ट पर अटैक करने के लिए, और ख्वास खान ने कांगड़ा फोर्ट जीत भी लिया, और बाद में शेर शाह सूरी ने अपना कमांडर बनाया हमीद खान काकर को, हमीद खान काकर को बनाया। बट कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये सब झूठ बात है, ये किसी के जो कांगड़ा फोर्ट था वो किसी का दिन नहीं आया, और सीधा जाके 1620 में जब आता है जहांगीर इसके ऊपर, जहांगीर इसको अपने कंट्रोल में करता है। तो अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, गजनबी, उसके बाद स्लेव खिलजी कुछ नहीं, फिर तुगलक, तुगलक का जो राजा था नसीरुद्दीन, उसके टाइम कौन आया, तैमूर, और अब कौन आ गया यहाँ पे, मुगल्स। अब मुगल्स के बाद फिर थोड़ी देर के लिए कौन आ गया, शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी का एक अटैक करने वाला ख्वास खान, और एक उसका बना दिया उसने अपने नगरकोट फोर्ट को, जिसके अधीन किया, उसका नाम था कौन, ख्वास खान। अब यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद अब जो शेर शाह सूरी था, तो दिल्ली की पावर शेर शाह सूरी के पास। अब जो पूरा रीजन है जिसको हम पंजाबी बोलते हैं, पंजाब और पहाड़ समझ लो एक ही है, हिली रीजन। तो पंजाब के इसने गवर्नर बना दिया अपने भतीजे को, जिसका नाम था क्या, सिकंदर शाह, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह भी यहाँ का गवर्नर है। तो सिकंदर शाह रिपोर्ट करेगा किसको, शेर शाह सूरी को, और सिकंदर शाह को रिपोर्ट करेंगे जितने भी हिली राजा है, चाहे वो कांगड़ा का राजा है, चाहे वो नूरपुर का राजा है, चाहे जहाँ मर्जी राजा है। तो यहाँ पे जो पैरामाउंटेन से जो मेन पावर है वो है दिल्ली में, और जो उससे सेकंड पावर है पंजाब में सिकंदर के पास, और जो बाकी पावरफुल है यहाँ पे हिमाचल के राजा है। तो अभी इसी बीच में क्या हो गया, जो दिल्ली का राजा जो शेर शाह सूरी था उसकी यहाँ पे डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई। और उसके बाद ये जब देखा उसने कि डेथ हो गई है, तो हुमायूं फिर से वापस आ गया, और हुमायूं ने अपना राज्य वापस ले गया। दिल्ली में अब राजा है नहीं है, दिल्ली में दिल्ली की जो पावर थी वो आ गई किसके पास, फिर से मुगल्स के पास, हुमायूं के पास। बट जो अभी पंजाब था उसमें भी पावरफुल कौन है, सिकंदर शाह ही है।
तो इसका मतलब है जो पहाड़ी राजा थे उनके सामने दो दो पावर थी, दिल्ली वाली पावर मुगलों की, और पंजाब में जो पावर थी वो कौन थी, सिकंदर शाह। और आगे जाके क्या होता है, जब हुमायूं दोबारा राजा बन जाता है, पर हुमायूं की भी कुछ ही टाइम के अंदर अंदर डेथ हो गई। अब यहाँ पे जो नया राजा बनेगा वो बनेगा कौन, अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर। अब अकबर को किसी तरह से सबसे पहले जो पंजाब था, जो अभी भी उनके अधीन नहीं था, पंजाब नहीं होगा तो हिमाचल नहीं होगा, तो जो पंजाब था उसको लिबरेट करना था किससे, सिकंदर शाह से। इसलिए अब जो 1556 और 57 को अकबर अब अटैक करेगा किसके ऊपर, सिकंदर शाह के ऊपर। इस टाइम जब ये अटैक होगा, अब डिसाइड होगा कि हिमाचल के राजा किसको सपोर्ट करेगा, सिकंदर शाह को या अकबर को। तो यहाँ से आगे स्टार्ट है। तो अकबर ने यहाँ पे 1556 एडी को अकबर ने सिकंदर पे अटैक कर दिया, सिकंदर शाह पे। और अटैक करने की वजह मैंने बताई क्या थी, कि किसी तरह से जो जो पंजाब है उसको लिबरेट करना है, ताकि जो मुगल्स है वो एक पैरामाउंट पावर बन जाए। अब ये माना जाता है कि जब ये अटैक हुआ था तो जो नूरपुर का राजा था, राजा भक्तमल, उस राजा ने सिकंदर शाह को अपने यहाँ पनाह दी थी, एक शेल्टर दिया था कि भाई आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। अब इस तरह से अकबर का जो दुश्मन है सिकंदर शाह, उसको शेल्टर देने वाला राजा भी क्या हो जाएगा, उसका दुश्मन हो जाएगा। अब जो भक्तमल है वो अकबर का दुश्मन हो गया। क्यों? क्योंकि अकबर के दुश्मन को उसने शेल्टर दिया था, जो कि राजा था नूरपुर का। और अब देखिए अब हुआ क्या, जो सिकंदर शाह था वो हार गया, हारने के बाद वो कहाँ चला गया, बंगाल। तो इसलिए अकबर का जो रास्ता था वो साफ हो गया। बट अकबर के दिमाग में अभी भी दो लोग खटक रहे थे। अब सिकंदर शाह तो चला गया, एक राजा भक्तमल, भक्तमल इसलिए क्योंकि उसने उसका साथ नहीं दिया था। और दूसरा राजा था कौन, कांगड़ा का, कांगड़ा का राजा जिसका नाम था जयचंद। जयचंद के साथ उसकी दुश्मनी इसलिए होती है अकबर की कि जयचंद, एक तो कांगड़ा एक पावरफुल स्टेट थी, अकबर के शायद दिमाग में ये होगा आने वाले टाइम में अगर उसके लिए कोई चैलेंज क्रिएट कर सकता है तो कांगड़ा का राजा हो सकता है जयचंद, क्योंकि कांगड़ा एक बहुत फेमस फोर्ट भी है और पावरफुल राजा भी है। और दूसरी वजह शायद ये भी हो सकती है कि अकबर को ये लगा कि जब वो सिकंदर शाह से लड़ रहा था तो कांगड़ा ने उसको सपोर्ट नहीं किया, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो न्यूट्रल रहा होगा। तो इसलिए अकबर अब इन दोनों राजाओं से बदला लेगा, नूरपुर का राजा भक्तमल से और कांगड़ा का राजा जयचंद से। अब इसी बीच में एक राजा को अपना दोस्त बना दिया, और दोस्त किसको बनाया, राजा रामचंद ऑफ गुलेर, रामचंद ऑफ गुलेर। देखो वैसे सेंट्रल पावर का एक मतलब था वहाँ पे, जिसको बोलते हैं पैरामाउंटेन से थी, कि आप आज़ाद रहिए। मतलब दिल्ली का जो पावर, दिल्ली में जो बैठा जो सेंट्रल पावर है, उसका ये मानना होता था कि जो भी जो आउटस्कर्ट पे जो छोटी छोटी जो पेरिफेरी जो स्टेट है वो आज़ाद रहेगी। और आज़ाद वो तब तक रहेगी जब तक वो दिल्ली की जो सेंट्रल पावर है उसकी बात मानती रहेगी। अगर नहीं मानेगी तो उसको अटैक होगा। और कई बार सेंट्रल पावर ये भी करती थी, ए राजा को बोलती थी कि आप जाके बी राजा के ऊपर अटैक करें, क्योंकि उनको ए राजा को बात माननी पड़ती थी और शायद बी राजा बात नहीं मानता होगा। तो इस तरह से अपने पावर को यूज़ करते थे। तो राजा रामचंद जो गुलेर था उसको ऑर्डर किया गया कि आप जयचंद को पकड़ के दिल्ली लाए। मैंने बताया अभी अकबर के दो दुश्मन हैं यहाँ पे, भक्तमल और जयचंद। अब जयचंद को दिल्ली लाने के लिए किसको बुलाया गया, राजा रामचंद ऑफ गुलेर। राजा रामचंद गुलेर चला गया और उसको लेके दिल्ली चला गया जी। अब जो जयचंद था उसका बेटा कौन है, बिधिचंद। अब बिधिचंद को काफ़ी हद तक ये लग गया है कि अगर मेरे बाप को दिल्ली ले गया तो उसका मतलब वहाँ पे मार दिया गया है। तो बिधिचंद ने अपने बाप को मरा हुआ ही डिक्लेयर कर दिया था।
अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद 1572 में बिधि चंद अपने बाप का बदला लेने के लिए दिल्ली के ऊपर अटैक तो नहीं करते, एक रिवोल्ट करता है, और उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए आता है खान जुहान हुसैन क्वाली खान। और खान जुहान हुसैन क्वाली खान बिधि चंद को हराता है। और बिधि चंद ऐसा नहीं कि अकेले गया था लड़ने के लिए, अपने साथ पहाड़ी राजाओं की एक कन्फेडरेशन ले गया था। बिधि चंद हार गया। हराने वाला कौन था? खान जुहान हुसैन क्वाली खान। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी एरिया भी एक्वायर कर दिया क्वाली खान ने, बट वो एरिया जागीर के रूप में किसको दिया गया? बीरबल को। बीरबल को ही जागीर के रूप में ये एरिया दे दिया। तो आप देखिए, समझिए इस बात को, थोड़ा लिंक्स बनाने पड़ेगा आपको तो ही समझ आएगा। तो मैं फिर से दोबारा समराइज करता हूँ इसी चीज़ को। अकबर के दो दुश्मन, एक भक्तमल, एक जयचंद। ये कांगड़ा से, और ये नूरपुर से। ये दुश्मन इसलिए था क्योंकि इसने सिकंदर शाह को पनाह दी थी। और एक बना दिया दोस्त, उसका नाम कौन था? राजा रामचंद ऑफ गुलेर। रामचंद किसको पकड़ के ले गया? जयचंद को दिल्ली। और जो जयचंद था, इसका राजा था, उसका बेटा था बिधि चंद। बिधि चंद ने 1572 में बदला लेने के लिए रिवोल्ट किया पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर, बट रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया किसने? हुसैन क्वाली खान ने। और क्वाली खान ने जो एरिया इस टाइम एक्वायर किया वो जागीर के रूप में किसको दे दिया? बीरबल को। क्वेश्चन ही पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, किसको दिया गया? बीरबल को। तो ये समझ ले कि बिधि चंद द्वारा 1572 में पहला रिवोल्ट किया अगेंस्ट मुगल्स। या आप आगे मेंस के लिए पढ़ सकते हो, उसमें मेंस में क्वेश्चन बनता है कि जो हिल राजा थे या कांगड़ा के जो राजा थे उनका मुगलों के साथ क्या रिलेशन रहा है और कितने क्या क्या रिवोल्ट किया उन्होंने। तो पहला रिवोल्ट कब हुआ था? 1572 में। उसके पीछे वजह क्या थी? बिधि चंद के अपने जो उसका उसका बाप था राजा, उसका बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे सारे नाम आपने याद रखना है। खान जवान हुसैन क्वाली खान कौन था? बीरबल का क्या लिंक है इसके साथ? ठीक है। जयचंद का क्या लिंक है? रामचंद्र का क्या लिंक है? राइट। तो अब इस तरह से क्या हो गया कि जो एरिया एक्वायर हो गया, अब देखिए जो वजह बनी थी 1572 रिवोल्ट की, और वो वजह आगे रिवोल्ट तो सप्रेस हो गया। अब अकबर को एक खबर पहुंच गई दिल्ली में कि भाई रिवोल्ट सप्रेस हो चुका। अकबर ने बोला कि एक काम करो, इस रिवोल्ट को ख़त्म करने के बाद जो फोर्स है हुसैन क्वाली खान की, वो अब जाएगी कहाँ? नगरकोट। कि अकबर ने, अब देखो ये आगे इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? बेसिकली बीरबल, क्योंकि बीरबल अब यहाँ का गवर्नर बना दिया था। अब बीरबल ने ये बोल दिया कि ये जो लड़ाई है हुसैन क्वाली खान को, यही यही यहीं ख़त्म नहीं होती। रिवोल्ट को सप्रेस करने से हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए? नगरकोट। हमें अब कांगड़ा को ही एक्वायर करना चाहिए सबसे बेस्ट तरीके से। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जब ये नगरकोट की तरफ जा रहा था कौन? हुसैन क्वाली खान, तो नूरपुर होते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में नूरपुर आएगा तो वहाँ पे कौन था? बख्तमल। अब याद करो, बख्तमल वो राजा था जो अकबर का ऑलरेडी दुश्मन है, क्योंकि उसने अकबर के दुश्मन को शेल्टर दिया था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया? कांगड़ा फोर्ट पहुंचने से पहले बख्तमल को पकड़ा और उसने सरेंडर किया अपने मानकोट फोर्ट के अंदर। और सरेंडर करने के बाद उसको सीधा लाहौर भेजा, जहाँ पे बहरम खान ने उसको मार दिया, उसको मौत की सजा सुनाई। और अब उसके बाद अब जो उसका एक फोर्ट था कोटला फोर्ट। कोटला फोर्ट वैसे था किसका? राजा रामचंद ऑफ गुलेर, पर वो जबरदस्ती किसने एक्वायर कर रखा था? कांगड़ा ने। तो अब रामचंद मुगलों का दोस्त था, क्योंकि रामचंद ने किसको पकड़ के दिया था? जयचंद को, मुगलों के पास। तो इसलिए रामचंद के साथ इन्होंने दोस्ती निभानी थी। तो उसको क्या दे दिया? कोटला फोर्ट। अब देखो अपने काम दोनों निपटा लिए। तो अब फिर से समझिए बात
कि जयचंद को दिल्ली में कैद कर लिया, जिसको कौन ले गया था पकड़ के? रामचंद। ठीक है जी, रामचंद इसको ले गया था दिल्ली पकड़ के। अब उधर से जयचंद का बेटा विधिचंद रिवोल्ट करता है। रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए कौन आया? क्वाली खान। और क्वाली खान ने यहाँ का टेरिटरी एक्वायर करके किसको दे दी? बीरबल को। और खुद आगे बढ़ गए नगरकोट फोर्ट की तरफ। नगरकोट फोर्ट की तरफ जब जा रहे थे तो दो लोगों के साथ इनका था पुराना कोई हिसाब। पहला हिसाब किसके साथ था? बख्तमल के साथ, वो दुश्मन था, उसको पकड़ के मार दिया। और दूसरा किसके साथ था? गुलेर के राजा के साथ, वो दोस्त था, उसको क्या दे दिया? कोटला फोर्ट। अब खुद कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल नगरकोट फोर्ट के सामने। तो ये समझ लो कि नगरकोट फोर्ट अब एक्वायर होने ही वाला था। और उतनी देर में पंजाब एरिया में अकबर के दो रिश्तेदार थे, इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा एंड मसूद मिर्ज़ा। इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा एंड मसूद मिर्ज़ा। अब इन दोनों लोगों को लगा कि जो आर्मी है वो पहुंची है कांगड़ा, दिल्ली थोड़ा दूर है, वहाँ से आर्मी पहुंचेगी नहीं, तो इसलिए भी बेस्ट टाइम है रिवोल्ट कर दिया जाए किसके अगेंस्ट? मुगलों के अगेंस्ट। तो इब्राहिम जो ब्रदर्स थे, जब उन्होंने रिवोल्ट किया और ये खबर पहुंच गई किसके पास? अकबर के पास। तो अकबर ने बोला कि इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए क्वाली खान अपना जो इसका मिशन था नगरकोट फोर्ट उसको छोड़ दे फिलहाल के लिए, और पहले इन दोनों भाइयों को सप्रेस किया जाए। तो इस वजह से क्या हो गया? कांगड़ा फोर्ट अब आप ये समझिए कि इस तरह से 1572 में दो चीज़ हुई। एक तो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ कांगड़ा और पहाड़ी राजा अगेंस्ट मुगल्स, जो कि सप्रेस हो गया, खत्म हो गया। और दूसरा इंसिडेंस ये होगा जो इसी रिवोल्ट का सप्रेशन की कंटिन्यूएशन थी। उसमें यह था अकबर की जो आर्मी थी उनका फर्स्ट एक्सपीडिशन टुवर्ड कांगड़ा फोर्ट, और जो कांगड़ा फोर्ट था उसको नहीं एक्वायर कर पाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पंजाब में एक दूसरी पार्टी ने रिवोल्ट कर दिया था। तो यहाँ पे एक हिसाब से दोनों फेल हो गए, पहला रिवोल्ट भी फेल हो गया और मुगलों का पहला जो अटैक था, जो पहला ट्राई था कांगड़ा फोर्ट की तरफ, वो भी फेल हो गया। बट इसी के बीच में दो इंसिडेंट ये हुए, गुलेर को कोटला फोर्ट मिल गया और जो यहाँ पे जो बख्तमल था उसको मार दिया गया। तो नेक्स्ट है, अब अकबर को 1572 वाला तो फेल हो गया। अब अकबर के दिमाग में बात है नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। दोबारा भेजा टोडरमल को। टोडरमल भी एक्वायर नहीं कर पाया, बट इसने 66 विलेजेस को एक्वायर किया कांगड़ा पंजाब रीजन में। और जो चंबा का जो एरिया था रिहिलू एरिया, उसको भी एक्वायर कर दिया। रिहिलू एरिया के भी आपको काम आएगा, क्योंकि आगे जाके रिहिलू एरिया कांगड़ा एंड चंबा के बीच लड़ाई का एक कारण बन जाता है। तो दूसरा अटैक कब किया? टोडरमल के टाइम। अब नेक्स्ट है, अब राजा जयचंद अल्टीमेटली जब डेथ हुई, पहले तो विधिचंद ने वैसे मान लिया था, पर असल में डेथ कब हुई? 1585 में, जब विधिचंद पूरी विधि के साथ यहाँ का राजा बन गया। अब विधिचंद को फिर से भी था कि नहीं, मैंने अपने जो हमारे पूर्वजों के साथ या हमारे साथ गलत हुआ उसका बदला फिर से लिया जाएगा। तो विधिचंद ने फिर से कन्फेडरेशन तैयार की पहाड़ी राजाओं की 1588-89 में, दोबारा अटैक किया। और इसको सप्रेस करने के लिए किसको भेजा गया? जैन खान। ये जैन खान कोका है, जैन खान कोका भेजा गया कहाँ से? दिल्ली से। और इस टाइम क्या हो गया? विधिचंद फिर हार गया, सारे लोग हार गए। बाकी राजाओं को तो माफ़ कर दिया गया कि भाई आप जाओ, दोबारा ऐसा मत करना, पर विधिचंद के ऊपर मुगलों का शक था, ये दोबारा वही काम करेगा। एक रिवोल्ट 1572 में कर चुका था, दूसरा 1588-89 में कर दिया था, और लगा कि तीसरा ना कर दे, इसलिए क्या कर दिया, इसको बोला कि तेरे को माफ़ करे, तेरे को छोड़ रहे, बट
बदले में क्या करना पड़ेगा, जो तेरा बेटा त्रिलोक चंद है उसको मुगल कोर्ट में एज ए होस्टेज रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी दोबारा भी रिवोल्ट करने की कोशिश की तो त्रिलोक चंद आप हमारी कस्टडी में रहेगा, तो हम उसको मार देंगे या कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए मुगलों ने बिधि चंद के रिवोल्ट से अपने आप को सिक्योर कर दिया त्रिलोक चंद को वहाँ रख के। तो इसलिए अब दूसरा रिवोल्ट, तो पहला रिवोल्ट हुआ था 1572 में और दूसरा हो गया कब, 1588 एंड 89 में। और दोनों टाइम रिवोल्ट करने वाला कौन था? राजा बिधि चंद। और दोनों टाइम ये हार गया था और दूसरे टाइम इसको अपना बेटा रखना पड़ा। तीसरा रिवोल्ट फिर करता है पहाड़ी राजा 1594-95 में, बट इस टाइम बिधि चंद नहीं आएगा। बिधि चंद इसलिए नहीं आएगा इस रिवोल्ट में क्योंकि बिधि चंद का बेटा मुगल दरबार में है। और यहाँ पे दो राजाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक राजा बासु नूरपुर का, जिसका जो आगे था बख्तमल को मार दिया था, राजा बासु भी इसमें नहीं आया और बिधि चंद भी ये नहीं आया। और इस मूवमेंट को लीड करने वाला था राजा ऑफ जसरोटा जिसको लीड किया था। और इसको सप्रेस करने के लिए आया था मिर्ज़ा रुस्तम कांधारी। एक फोर्स आई थी मिर्ज़ा रुस्तम कांधारी की और दूसरी फोर्स आई थी शेख फरीद की। तो ये भी रिवोल्ट सप्रेस हो गया था। अब नेक्स्ट है, अब बिधि चंद की डेथ हो गई 1605 में। अब जो राजा था कौन बनेगा? त्रिलोक चंद, जो कभी मुगलों के दरबार में था वहाँ से छोड़ के आए और अभी बन गया राजा त्रिलोक चंद। और उधर जहांगीर राजा बन जाता है। अब जहांगीर बन जाता है 1605 में। अब ये माना जाता है कि जो त्रिलोक चंद और जहांगीर थे वो कंटेम्परेरी थे, मतलब उनकी एज भी एक ही थी। और जब ये दोनों राजकुमार थे तो वो दिल्ली में ही थे। त्रिलोक चंद दिल्ली में इसलिए था क्योंकि ये हॉस्टेज में था, और जहांगीर इसलिए था वो तो वहाँ का था प्रिंस। तो ये माना जाता है कि इन दोनों की लड़ाई दिल्ली से ही थी, क्योंकि उस टाइम त्रिलोक के पास एक पैरट तोता होता था और जो जहांगीर मांगता होता था, और जहांगीर को नहीं दिया तो इन दोनों के आपस में उस पर लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से दोनों अब यहाँ पे इकट्ठे आ गए, तो इकट्ठे राजा बन गया। अब 1615 में, अब उसको जहांगीर को पता था जो उसके जो आगे अकबर था उसका जो अधूरा काम रह गया था नगर कोट फोर्ट को जीतना, उसका काम बन गया अब। और आगे उसको वैसे भी जहांगीर के साथ दुश्मनी थी। तो 1615 में अंडर द कमांड ऑफ शेख फरीद को कमांडर बनाया और साथ और उसको जो टाइटल दिया उस टाइटल उसको दिया मुर्तज़ा खान का। अब शेख फरीद जिसको क्या बोला गया, मुर्तज़ा खान, और साथ में भेजा कौन? सूरजमल होगा राजा कहाँ का? नूरपुर का। तो इन दोनों को भेज दिया कि जाओ अपना काम करो कि नगर कोट फोर्ट को जीत कर आओ, सूरजमल एंड मुर्तज़ा खान। तो जब जो ये मुर्तज़ा खान और सूरजमल वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने से पहले इनके आपस में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का नतीजा ये निकला, जहांगीर ने सूरजमल को वापस बुला दिया और उसको भेज दिया अपने बेटे शाहजहां की हेल्प के लिए डेक्कन में, कि भाई तू यहाँ ना रहे, तुम दोनों आपस में लड़ेंगे, वापस हो जा और जहाँ शाहजहां रहता है डेक्कन का गवर्नर था वहाँ पे उसको हेल्प कर। तो अब ऐसा समझिए जो सूरजमल था वो फिलहाल मुगलों के लिए काम कर रहा है, भेजा गया था कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने के लिए, पर इसकी शेख फरीद के साथ लड़ाई हो गई और इसको भेज दिया गया डेक्कन। और बाद में ये हुआ जो बचा था वहाँ पर अटैक करने वाला मुर्तज़ा खान, ये भी बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद ये 1616 में इसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से 1615 का जो मिशन था वो फेल हो गया। और उस मिशन के फेल होने की वजह क्या थी? सूरजमल का अपने ही साथी मुर्तज़ा खान से लड़ाई करना। तो यहाँ पे सूरजमल को बुलाया गया डेक्कन में, जहाँ पे जहांगीर का बेटा शाहजहां रहता था और वहाँ पे गवर्नर के रूप में सर्विस दे रहा था। तो शाहजहां एंड सूरजमल अब डेक्कन में था। बट और साथ साथ ये हो गया कि जो यहाँ पे मुर्तज़ा खान था उसकी भी तबीयत बिगड़ गई और उसकी भी डेथ हो गई। तो इसलिए ये मिशन कम्प्लीटली
फेल हो गया। तो 1615 1616 में जो जहांगीर ने भेजा था इन दोनों को, ये दोनों सक्सेसफुल नहीं हुए अपनी लड़ाई की वजह से, और जो मुर्तज़ा खान था उसकी डेथ की वजह से। अब अगली बारी फिर एक ट्राई और लिया जहांगीर ने। अब किसको बुलाया? मान सिंह। मान सिंह बुलाया था राजस्थान है, राजा ऑफ जयपुर। क्योंकि मुगल्स के उस टाइम पैरामाउंटेंस थी, वो किसी को भी बुला सकते थे कि आपको यहाँ पे लड़ना है या हमारे लिए काम करना है, तो राजाओं को ये बात माननी पड़ती थी। तो यहाँ पे मान सिंह जब आया, मान सिंह जब आ रहा था तो वो लड़ते झगड़ते हुए पंजाब से गुजर रहा था। तो यहाँ पे पंजाब में कोई ज़मींदार था संग्राम सिंह, उसने उसको मार दिया। तो इसलिए ये वाला मिशन भी फेल हो गया। तो पहला मिशन 1615 में फेल हो गया जब मुर्तज़ा खान और सूरजमल को भेजा था, और दूसरा मिशन मान सिंह के रूप में भी फेल हो गया। अब इसके बाद अब सिचुएशन ये है नहीं कि जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ है और उसके साथ काम कर रहा है सूरजमल, और ये दोनों हैं डेक्कन में, साउथ में दोनों। अब यहाँ पे जहांगीर थोड़ा फ्रस्ट्रेट है कि उसको लग रहा है कि यार पहले अकबर ने ट्राई किया, मैंने ट्राई किया, बात बन नहीं रही है। तो अब जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहाँ से पूछा, खुरम से, कि अब क्या करें। तो उधर जहांगीर, शाहजहाँ और सूरजमल इकट्ठे काम कर रहे थे, उनकी दोस्ती हो गई थी। तो शाहजहाँ ने क्या कर दिया, नाम सजेस्ट कर दिया सूरजमल का कि सूरजमल को आप भेजिए लड़ने के लिए। और सूरजमल के साथ किसको अटैच कर दिया? शाह काली खान मोहम्मद ताकी को। तो मोहम्मद ताकी और सूरजमल को यहाँ पे भेज दिया। इनको स्पेशल तरह की ड्रेस दे दी गई, खिलत, और कुछ यहाँ पे ज्वेलरी जिसको खपुआ बोलता है। तो ये एक सिंबॉलिक था कि तुम बहुत बड़े काम करने जा रहे हो, लड़ने के लिए जा रहे हो। तो इस तरह से ये यहाँ पे भेज दिए। अब देखिए, दिल्ली यहाँ पे है मान लो, यहाँ नूरपुर है, यहाँ कांगड़ा है, यहाँ चंबा है। अब यहाँ पे क्या था, सूरजमल की थोड़ी जो इसका माइंड था वो चेंज हो गया। उसको लगा क्यों ना मैं ही यहाँ का पावरफुल राजा बन जाऊं। ये कैसे हो सकता था? चंबा के साथ वो पहले 10 साल से लड़ रहा था, तो उसको लगता चंबा को तो मैंने ऐसे डरा के रखा है, लड़ाई हो रही है तो ये मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। और जो मैं कांगड़ा फोर्ट को जीतने के लिए मुझे भेजा जा रहा है, क्यों ना मैं इसको खुद के लिए जीतूं। ज़रूरी नहीं है कि ये मुगलों के लिए जीतना है, दिल्ली के लिए जीतना है। तो इसने ये माइंड बना दिया। अब इसको कैसे ये सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेगा? सबसे पहले इसने क्या कर दिया, दिल्ली लेटर लिख लिया, और उसमें ये बताया गया कि जो आपने मेरे साथ ये ताकि भेजा है, ये कॉम्पिटेंट है ही नहीं है, ये काम का आदमी नहीं है, और इसलिए इसको वापस लेके जाओ। और जहांगीर ने विश्वास कर लिया और ताकि को वापस बुला दिया। अब उसके पास वेपन्स आ रहे बतेरे, उनको इकट्ठा कर रहा है। आम आर्म फोर्स भी आ रही है, उसको इकट्ठा कर रहा है। उनको इकट्ठा इसलिए कर रहा है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जैसे उसको लगा कि मेरे पास अब सफिशिएंट मात्रा में वेपन्स भी है और फोर्स भी है, और तो उसने क्या कर दिया, उसी टाइम रिवोल्ट का ऐलान कर दिया अगेंस्ट मुगल्स। और ये जब ये न्यूज़ जहांगीर को पहुंची तो उसको बड़ा धक्का लगा होगा कि मैंने जिस आदमी पे विश्वास किया था अपने बेटे के कहने पर, वो तो दगाबाज निकला। तो अब उधर क्या था, जो सूरजमल है, सूरजमल का भाई जगत सिंह, ये जगत सिंह, सूरजमल का भाई जो जगत सिंह है, ये मुगलों के लिए काम करता था वेस्ट बंगाल में। अब जहांगीर ने क्या कर दिया, एक तो जगत सिंह को बुलाया वापस कि तू आ, और दूसरा इसके साथ जोड़ दिया राय रियान सुंदरदास। तो राय रियान सुंदरदास और जगत सिंह, जो का सूरजमल का ही भाई था, उनको दो टास्क है उनके आगे। पहला टास्क है सूरजमल के रिवोल्ट को सप्रेस करना, और दूसरा इनको टास्क दे दिया कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करना। और इन्होंने दोनों काम किए। अब जो सूरजमल था, सूरजमल यहाँ से निकल गया। पहले तो उसने मानकोट जो फोर्ट था उसमें शरण ले ली, मानकोट फोर्ट में उसने शरण ले ली। और उसके बाद आगे जाके वो कहाँ चला गया, चंबा की टेरिटरी में। अब चंबा की टेरिटरी में इसमें दो अकाउंट्स है। पहले अकाउंट में ये माना जाता है कि चंबा के राजा ने इसको मार दिया था, क्योंकि उसके साथ पहले से लड़ाई में था। और दूसरा ये माना जाता है कि जो चंबा का जो जब ये चंबा में एंटर हुआ तो इसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो इस तरह से ये सूरजमल वहाँ से सूरजमल की यहाँ पे डेथ हो गई। अब राजा कौन बन गया, राजा जगत सिंह। अब जो राजा जगत सिंह है, और
उसने मुग़लों के लिए जो काम किया कि 1620 में कांगड़ा फोर्ट दिला दिया। और कांगड़ा फोर्ट का जो पहला जो गवर्नर बनाया गया, किलादार बनाया, उसको बनाया नवाब अली खान। तो नवाब, याद रखना, नवाब अली खान इसका फर्स्ट किलेदार था मुग़लों का, और जो सैफ अली खान था वो लास्ट था। नवाब अली फर्स्ट और सैफ अली खान लास्ट। मुग़लों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, राइट। तो इस तरह से अब ये जो खबर थी ये पहुंची जहांगीर को 20 नवंबर 1620 को। तो अब देखिए जहांगीर कितना खुश हुआ होगा। जो काम अकबर के टाइम से चला हुआ था, जहांगीर ने भी दो तीन अटैम्प्ट लिए थे, अब जाके ये सक्सेसफुल रहा है। तो इसलिए वो इतना खुश हुआ कि उसने खुद डिसाइड कर लिया कि 1622 में जनवरी में नूरजहाँ के साथ वो इधर विजिट करेगा। तब याद रखना यहाँ पे जो नूरपुर, उसका नाम पहले धमेरी था। अब जो नूरजहाँ थी वो इतनी खुश हुई वहाँ की सुंदरता से, तो उसने ये ऑर्डर कर दिया कि मेरे लिए यहाँ पे महल बनाया जाए। बट यहाँ पे जगत सिंह को पता था कि अगर यहाँ पे दिल्ली की पावर रहना स्टार्ट कर देगी तो थोड़ा उसका जो उसकी जो खुद की पावर है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए उसने क्या कर दिया कि बाहर अपने जो राज्य में इस तरह के लोग रखे जिनको शायद गलगंड की बीमारी हुआ करती थी, शायद कोई और एक तो बीमारी थी। तो जब नूरजहाँ ने पूछा कि यहाँ पे ज़्यादा लोग इस तरह से क्यों दिख रहे हैं, तो उसने कहा कि जो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ की मिट्टी में इस तरह की बीमारी है कि जो यहाँ रहता है उसको बीमारी हो जाती है। तो इसलिए नूरजहाँ डर गई, तो उसने कैंसिल कर दिया अपना यहाँ पे रहना। और बट यहाँ पे क्या कर दिया, उसके ऑनर में उसने धमेरी का नाम चेंज करके क्या रख दिया, नूरपुर। ये नूरपुर बन गया यहाँ पे। अब अगले जो यहाँ पे जो चंबा है, चंबा के राजा थे जनार्दन और उसका छोटा भाई बिशंबर। अब एक जगह है धलौग, एक यहाँ पे हम कर रहे हैं बैटल ऑफ धलौग। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी क्या है इस टाइम कि जो जगत सिंह है उसका भाई जो सूरजमल था वो चंबा के साथ पिछले 10 साल से लड़ रहा था। सूरजमल तो डेथ हो गई। अब इस लड़ाई को कौन कंटिन्यू करेगा, जगत सिंह। अब यहाँ पे ये जो चंबा के जो राजा थे विशंबर एंड जनार्दन, इन दोनों को इस बात का पता लग गया कि जो जहांगीर है, जो इंडिया का पैरामाउंट पावर है, वो यहाँ से गुजर रहा है, तो इसलिए उससे मिलने जाना चाहिए। तो जब ये मिलने जा रहे थे तो एक जगह है धलौग। तो धलौग में इनकी ऑलरेडी वेट करा था कौन, जगत सिंह। तो जगत सिंह के साथ ये लड़ लिया। अब जब लड़ाई हुई तो जो तो बिशंबर था वो तो वहाँ पे स्पॉट में ही मारा गया, और बाद में जो जनार्दन था उसको दिल्ली बुलाया गया समझौते के लिए। अब दिल्ली में कौन होगा, जहांगीर होगा, जगत सिंह होगा। जगत सिंह जहांगीर का वैसे ही काफ़ी क्लोज हो गया था, और बात किससे होनी थी, जनार्दन से। पर जनार्दन इन लोगों ने क्या कर दिया, ट्रिचिस को मार दिया, मेरे साथ धोखा हो गया। तो इस तरह से जो चंबा का राजा था वो दोनों राजा मर गए, मतलब दोनों ब्रदर मर गए। अब अगले 20 साल के लिए, अगले 20 ईयर्स के लिए जो चंबा है उसका राजा कौन रहेगा, वो जगत सिंह। जगत सिंह। तो 20 साल अब राजा जगत सिंह होगा। तो ये कब को हुआ था, बैटल ऑफ धलौग के बाद। क्योंकि थोड़ी सी अगर मैं यहाँ पे स्टोरी ऐड कर दूँ, उस टाइम जो जनार्दन था, जनार्दन की जो वाइफ थी उस टाइम ये प्रेग्नेंट थी। तो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ही उसने अनाउंसमेंट कर दी थी जगत सिंह ने, अगर तो बेटा हुआ तो उसको तुरंत मार देना, और अगर बेटी हुई तो हम अपने किसी प्रिंस से उसकी मैरिज कराएंगे। बट हुआ क्या, बाद में बेटा हुआ, और उस बेटे को बचा के लोगों को ना मांगे पड़ेगी। जब चंबा करेंगे एक उसकी जो थी मिडवाइफ थी जो बाटलू, उसको बचा के ले गई थी सुकेत की तरफ, और वो राजा निकला बाद में पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, ये हम आगे करेंगे डिटेल में। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, जनार्दन और बिशंबर धलौग में जगत सिंह के साथ लड़ते हैं, और लड़ाई में दोनों राजा मारे गए।
और मरने के बाद जनार्दन की जो वाइफ थी उसके जो बेटा हुआ पृथ्वी सिंह, जिसका नाम पड़ा बाद में, उसको बाटलू बचा कर ले गई थी। बट अगले जो 20 साल के लिए जो राजा होगा वो जगत सिंह ही होगा। कहाँ का? नूरपुर का भी और चंबा का भी। तो इस तरह से ये एक बैटल थी। और आगे जाके यहाँ पे एक बैटल और भी है, बैटल ऑफ नदौन। तो बैटल ऑफ नदौन से पहले एक बैटल और है, बैटल ऑफ भंगानी। ये जो भंगानी जगह है ये बेसिकली ये सिरमौर में है, नाहन के साथ कहीं है। तो यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ भंगानी का क्या था किस्सा। जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह ये आनंदपुर साहिब में रहते थे। आनंदपुर साहिब जो कि बिलासपुर है, केहलोर, वहीं पे था बिलासपुर। वहाँ का राजा था राजा भीमचंद। अब राजा भीमचंद ने क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह को यहाँ पे एक असम के किसी राजा ने एक वाइट एलिफेंट दिया था और यहाँ पे वो भीमचंद को पसंद आ गया। तो भीमचंद ने उसे मांगना स्टार्ट कर दिया गुरु गोविंद सिंह से कि मुझे ये चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह मना किया, तो इनके बीच में थोड़ी अनबन सी हो गई। और अनबन ये हुई तो बाद में गुरु गोविंद सिंह ने क्या कर दिया, यहाँ से अपनी जगह चेंज करके कहाँ पहुँच गए? पांवटा साहिब। पांवटा साहिब। अब जो उधर का राजा था सिरमौर का, उसकी लड़ाई होती थी गढ़वाल के राजा से। उसकी लड़ाई गढ़वाल के राजा से थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या कर दिया, इन दोनों की आपस में लड़ाई को सुलझा दी और इनके आपस में दोस्त करवा दी। तो इसलिए गढ़वाल का जो राजा था वो गुरु गोविंद सिंह का भी दोस्त बन गया। अब गढ़वाल का राजा और गुरु दोनों आपस में दोस्त है। अब जो भीमचंद है उनके साथ अब इनकी दुश्मनी है गुरु गोविंद सिंह की। अब गुरु गोविंद सिंह जब पांवटा साहिब में रह इसी वजह से रहे क्योंकि उन्होंने आनंद यहाँ नहीं रहना था, और उधर गुरु की दोस्ती किससे हो गई? गढ़वाल के राजा से। बट अब क्या हुआ, जो भीमचंद था इसके बेटे की जो मैरिज तय हुई वो हुई गढ़वाल के राजा से। भीमचंद का बेटा था और इसकी डॉटर थी, इनकी मैरिज हो गई। अब देखिए ट्रायंगल ये बन गया, जो गुरु गोविंद सिंह थे ये दुश्मन और ये दोस्त, और ये दोनों आपस में दुश्मन, ये आपस में दोनों समझी होने वाले। अब गुरु गोविंद सिंह को अपनी दोस्ती निभानी थी। तो जब ये मैरिज तय हुई तो गुरु गोविंद सिंह ने ये अपनी खुशी जाहिर करने के लिए गढ़वाल के राजा को गिफ्ट दिया कि आपकी बेटी का रिश्ता हो गया। तो जब ये गिफ्ट मिले गढ़वाल के राजा को, ये बात खबर पता चल गई भीमचंद को। तो भीमचंद ने क्या कर दिया, अपने समधी को बोला कि अगर तूने जब तक ये गिफ्ट वापस नहीं किए गुरु गोविंद सिंह के, तो मैं इस रिश्ते को नहीं मानूंगा, मैं रिश्ता कैंसिल कर दूंगा। तो गढ़वाल के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को अपने जो गिफ्ट थे वो वापस कर दिए। और इस वजह से क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह को गुस्सा आया और इसलिए इन्होंने इसके साथ वॉर कर दी। तो वो जो लड़ाई हुई इसका नाम था भंगानी। तो भंगानी में इनकी लड़ाई हुई जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जीत गए और भीमचंद की यहाँ पे हार हो गई। तो ये बैटल ऑफ भंगानी थी। तो देखो पहली लड़ाई भंगानी की, इसमें कौन लड़ रहा है? गुरु किसके अगेंस्ट? भीमचंद। अभी ये दोनों आपस में दुश्मन थे और गुरु जी इसमें जीत गए। अब एक लड़ाई और होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ नदौन। बैटल ऑफ नदौन। अब इसमें इक्वेशन चेंज हो गई। इसमें गुरु गोविंद सिंह एंड भीमचंद आपस में दोस्त हो गए और लड़ किसके साथ रह रहे हैं? मुगलों के साथ। इसका नाम था अलीफ खान।
अलिफ खान। तो यहाँ पे है, ये है अलिफ खान। और देखो ऊपर तो दुश्मन थे दोनों ही, और दुश्मनी की वजह मैंने बता दी थी क्या थी, एक तो आती था और दूसरा जो मैरिज वाला किस्सा था। और यहाँ पे दोस्ती एक कॉमन मुद्दे को लेकर हुई थी कि जो मुगल्स थे वो पैरामाउंट थे, जितने भी नॉर्थ इंडिया के राजा थे सबसे वो टैक्स मांगते थे। तो यहाँ पे दो लोग ऐसे थे, गुरु गोविंद सिंह भी टैक्स नहीं दे रहा था और भीमचंद ने भी टैक्स देने से मना कर दिया कि मैं भी नहीं दूंगा। तो जब जब इन्होंने, मुगलों ने अलीफ खान को भेजा स्पेशली कि जाके जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया उसको कलेक्ट करने के लिए जब भेजा गया, तो यहाँ पे भीमचंद ने मना कर दिया कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। और उधर गुरु गोविंद सिंह भी टैक्स नहीं देते थे। तो इस कॉमन मुद्दे पर इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई और इन दोनों ने कंबाइंड होकर क्या कर दिया, अलीफ खान को हरा दिया। इस तरह से भीमचंद गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे इस वॉर को जीत गए। तो यहाँ पे मैंने 3 वॉर बताई है आपको। पहली बताई थी बैटल ऑफ धलौग, जो हुई थी चंबा के राजा बिशंबर एंड जनार्दन के बीच, और जनार्दन बिशंबर एक तरफ थे और जगत सिंह एक तरफ था, जिसमें जगत सिंह जीत गया और 20 साल के लिए उसके पास आ गया नदौन। दूसरी मैंने बताई बैटल ऑफ भंगानी, वो गुरु एंड भीमचंद के बीच में। और तीसरी मैंने बताई कौन सी, बैटल ऑफ नदौन, और इसमें गुरु गोविंद सिंह एंड भीमचंद एक तरफ है और जो अलीफ खान है वो अलग तरफ है। तो इस तरह से ये। अब नेक्स्ट है जो लास्ट मुगल किलेदार जो मैंने पहले बताया था वो कौन था, सैफ अली खान। 1740 में पॉइंट हुआ था, हम आगे थोड़ा और डिटेल में करेंगे इसको। और इधर जहांगीर के दरबार में बहुत सारे जो राजपूत लोग रहते थे हॉस्टेज के रूप में, पर बाद में क्या कहते हैं सबको रिहा कर दिया और इनको टाइटल दिया मियाँ का। तो याद रखना, मियाँ कई बार क्वेश्चन पूछता कि मियाँ का टाइटल किसने दिया था, जहांगीर ने। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये है जो अहमद शाह दुरानी है, ये इंडिया के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। और जो इसके अटैक थे 1748 से लेकर 1768 तक कितने सारे अटैक किए उसने। और उन अटैक का फ़ायदा किसको मिलता है यहाँ पे, घमंड चंद को। और घमंड चंद क्या होता है कि घमंड चंद की अहमद शाह दुरानी के साथ दोस्ती हो जाती है और इस दोस्ती का रिजल्ट ये निकला कि अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को जलंधर दोआब का, जिसमें पंजाब और हिमाचल आता था, उसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया। तो ये वाला जो लास्ट स्लाइड है इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा ये है क्या है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो अभी अगर हम थोड़ा समराइज़ करें जो मैंने डिस्कस किया अभी तक आपसे, हिमाचल का जो लिंक है वो किस तरह से रहा है। सबसे पहले जैसे मालूम ने स्टार्ट किया था अलेक्जेंडर, फिर मौर्याज, फिर उसके बाद शुंगाज, फिर कुषाण एंड शक, और उसके बाद गुप्ताज, उसके बाद हुनाज, उसके बाद हर्षा। ये फर्स्ट दौर था। उसके बाद सेकंड में आता है यहाँ पे मुस्लिम पीरियड, इसमें मोहम्मद गजनी, और उसके बाद स्लेव एंड खिलजी डायनेस्टी का कोई लिंक नहीं रहा। फिर आया तुगलक, और उसके बाद तुगलक के बाद जो इब्राहिम जो लोधी डायनेस्टी थी उनके साथ कोई इतना नहीं रहा। उसके बाद डायरेक्ट कौन सी आती है, मुगल्स। मुगल के साथ हमने काफ़ी थोड़ा डिटेल में ही किया है। और इस मुगल्स के में हमने किया अकबर के टाइम क्या हुआ, और उसके बाद जहांगीर के टाइम क्या हुआ, राइट। और जहांगीर के टाइम 1620 में कांगड़ा फोर्ट फाइनली एक्वायर किया गया। तो कांगड़ा फोर्ट चला गया। अब जब कांगड़ा फोर्ट चला जाता है तो यहाँ से 80% जो लैंड थी, जो एरिया था, वो भी किसके पास चला गया, मुगलों के पास। अब ये समझ लो, ये है दिल्ली, ये है
पंजाब, और ये था वैसे कांगड़ा, और कांगड़े के इतने पोर्शन में रह रहे कटोच, और जो बाकी सारा था वो किसके पास चला गया था, मुगलों के पास, और इंक्लूडिंग कांगड़ा फोर्ट। तो इस तरह से था यहाँ पे। अब जब ऐसा दौर चल रहा था तो जो कांगड़ा का जो राजा था वो तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे, उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो अब यहाँ पे एक राजा था जो जिसका नाम था घमंड चंद, घमंड चंद, जो कि कांगड़ा का था। और उधर से क्या था, जो दुरानी था ये अटैक करता है। वो उसका मेन टारगेट इंडिया भी था और साथ में पंजाब भी था। तो दुरानी ने इतने ज़्यादा अटैक कर दिए, और बाद में उसका कमांडर था दिल्ली था, तो उन लोगों ने इतने ज़्यादा अटैक कर दिए कि जो दिल्ली था उसको अपना एरिया संभालना ही मुश्किल हो गया, राइट। और पंजाब के ऊपर भी अटैक थे तो भी परेशान, पंजाब खुद भी, और दिल्ली तो था ही सुपर पावर, तो दिल्ली भी इसको नहीं संभाल पा रहा था। और इसका नतीजा ये निकला कि जो मुगलों का जो कंट्रोल था पंजाब के ऊपर और हिमाचल के ऊपर वो कम हो गया। और इन अटैक का फ़ायदा किसने उठाया, घमंड चंद ने। तो घमंड चंद ने क्या कर दिया, एक तो अपने आप को यहाँ पे पावरफुल बना दिया, दूसरा जो दुरानी था उससे दोस्ती कर ली, और दुरानी ने खुश होकर क्या कर दिया, घमंड चंद को इस रीजन का ही गवर्नर बना दिया। तो इस तरह से घमंड चंद यहाँ पे पावरफुल हो गया। अब नतीजा ये निकला, घमंड चंद ने अपना 80% और 90% जो एरिया था वो रीगेन कर दिया, एक्वायर कर दिया। बट एक चीज़ थी, वो था कांगड़ा फोर्ट, वो घमंड चंद को नहीं मिला। और ये घमंड चंद का जो सपना होगा पूरा कि हमें कांगड़ा फोर्ट भी चाहिए, और वो आगे पूरा करेगा उसका पोता संसार चंद। तो यहाँ तक हमने किया था भी। तो अब देखिए यहाँ पे अहमद शाह दुरानी के अटैक 10 टाइम, और इसका फ़ायदा किसको मिला, घमंड चंद को। और घमंड चंद ने अपना 80-90% एरिया कवर किया, बट कांगड़ा फोर्ट उसको नहीं मिला। और साथ ही साथ घमंड चंद क्या बन गया, यहाँ का गवर्नर बन गया। अब आगे जब जब इसका पोता आएगा तो उसको कांगड़ा स्टेट पूरी मिल जाती है कंप्लीट, बस सिर्फ उसमें क्या नहीं होता, एक फोर्ट नहीं होता, और फोर्ट को वो आगे ले लेगा। तो हम आगे और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और बस आपसे यही है कि देखो, हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है थोड़ी रट्टे मारने वाली ज़्यादा है, बट अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, और क्रोनोलॉजी बना के पढ़ोगे तो आसान है ये। और अगली बात यह है कि जो हमारी बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़े, उसको कम से कम 3-4 बारी पढ़े, तो आपकी उसके ऊपर अगर एक बारी कमांड बन गई, और कुछ आप मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं इसके साथ इसको रिलेट करें, तो आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, आपको आगे इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, तो ऐसी बोरिंग नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।